हेलो दोस्तों, हम क्लास 9th का इंडिया साइज एंड लोकेशन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियसली अभी 3 लेक्चर्स देखे हैं। हमने उन लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया उनको हम एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। कि हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इंडिया का बेसिकली साइज क्या है। साथ ही लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्टैंडर्ड मेरिडियन, डे एंड नाइट्स ऑन लैटिट्यूड्स, इसके अलावा फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स और आइलैंड का एक्सटेंशंस या आइलैंड का क्या नंबर सिस्टम हमने दिया, उनका ज्योग्राफिकली जो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो क्या थे, हमने सारे प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं। ओके, अब आज थोड़ा हम और आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली चैप्टर बहुत लंबा होता जा रहा है, तो कोशिश करेंगे आज वाले चैप्टर में, आज वाले लेक्चर में इसको अपन कंप्लीट कर लें। ओके, क्योंकि आज के जो लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ थ्योरी है, आपको वो याद करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि इसमें कंसेप्ट वाइज ऐसा कुछ है नहीं, तो यू जस्ट नीड टू फोकस ओवर द थ्योरी, और वो थ्योरी आप तुरंत याद करते जाएं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये वाली चीज हमने पहले डिस्कस की थी कि इंडिया का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो एक्चुअली मेन लैंड से अगर अपन डिस्कस करते हैं या देखते हैं, मेजर करते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री है। हमने देखा था ना, इधर से इधर और इधर से इधर, तो दोनों का अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 30 डिग्री एक्सटेंशंस एक्सटेंड आ रहा था, यही तो देखा था हमने। सो डिस्पाइट दिस fact, the east and west extent appears to be smaller than the north and south extent। इसने कहा कि जो इंडिया का नॉर्थ और साउथ का या फिर ईस्ट एंड वेस्ट का जो एक्सटेंट हम देखते हैं वो एक्चुअली हमें थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है नॉर्थ और साउथ से, ईस्ट और वेस्ट वाला। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप नॉर्थ और साउथ को, अगर इसका ऐसे आप लंबाई देखते हो तो ये ज्यादा हमें बड़ा दिखता है बजाय इस वाले सिचुएशन के, इस वाली पोजीशन के। नॉर्थ और साउथ वाला जो एक्सटेंट है इंडिया का वो ईस्ट और वेस्ट वाले एक्सटेंट से हमें छोटा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये भी आप देखिए, ये भी 30 डिग्री है और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री है। तो इसने कहा कि ईस्ट एंड वेस्ट जो एक्सटेंट है वो हमें थोड़ा सा छोटा दिखता है, किससे, नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट के। ऐसा है क्या, आप भी जानते हो, आपने तो ये याद भी कर लिया होगा अभी कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस हैं वो क्या है, ये आप जानते हो। और फिर आपने ये भी देखा है कि लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि इट नीड्स और इट टेक्स 4 मिनट्स। ओके, अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आज। देखिए क्या है ये, इसने कहा कि जो नॉर्थ एंड साउथ का डिस्टेंस है बिटवीन 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड्स रिमेन द सेम और कांस्टेंट, दैट इज एक्चुअली 111 किलोमीटर। अभी क्या चीज है, आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, अभी बताता हूं मैं, देखो। एंड इन दिस केस इट इज 3214 किलोमीटर। व्हाट इज इट, इसने कहा कि आपके जो लैटिट्यूड्स हैं या जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये आप मेजर कर लेते हो, पता कर लेते हो कि कितना कितना डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब उसी केस के बारे में यहां पर भी बात की जा रही है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आप पता कर लेते हो। कैसे, देखो इसने कहा कि अगर आप नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस की बात करते हो टू सक्सेसिव लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स का मतलब ऐसी लाइंस होती हैं जो जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो वो प्रोग्रेसिव होता है। बताता हूं कैसे, देखिए इसने बोला कि अगर आप देखो ये क्या है, इनको पैरेलल्स कहते हैं ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि और यहां जाके एंड हो जाता है इसका, यही तो है। मतलब समझो ये क्या कहना चाह रहा है, इसने कहा कि जो 2 सक्सेसिव लैटिट्यूड्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज विल रिमेन सेम, एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स। 1 डिग्री जब आप लैटिट्यूड की बात करते हो तो इसका मतलब होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स डिस्टेंस में है। मतलब 0 डिग्री से, मतलब इक्वेटर से अगर हम 1 डिग्री ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है इक्वेटर से हम कितना चल गए, 111 किलोमीटर हम चलेंगे।
समझ में आई? क्योंकि ये पैरेलल्स होते हैं बेटा जी, तो ऐसे में हर पैरेलल एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करती, टच नहीं करती उसको। हाँ, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके जरूर मिल जाती है। अब इसने देखो क्या कहा है, और इसने कहा कि जब आप दो सक्सेसिव लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो वो हमेशा सेम रहती है और पोल्स पर जाके मिल जाती है। और इंडिया के केस में अप्रोक्सीमेटली इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3214। व्हाट डज इट मीन? इसने कहा कि इंडिया के केस में जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 3214। मतलब ये वाला लैटिट्यूड कौन सा था? 8 डिग्री एंड 4 मिनट, और ये वाला कौन सा था? 37 डिग्री 6 मिनट्स। बीच में हमने एवरेज निकाल लिया था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। ऐसे ही तो किया था ना हमने, 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स। फिर हमने निकाला था इधर 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स। इनके बीच का एवरेज हमने मान लिया कितना है? 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब होता है 111 किलोमीटर का डिफरेंस, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3214। बात समझ में आ गई होगी होपफुली आपको कि 3214 कैसे आया। सेम वही किस्सा यहां पर भी अडॉप्ट करते हैं अपन। देखो, इसने कहा कि अगर आप वेस्ट और ईस्ट के बीच में देखते हो तो इनका एक्सटेंशन क्या था बेटा जी? इनका एक्सटेंशन क्या था? 9725 और 68 यही तो था, 68 डिग्री एंड 7 मिनट। ये तो तुम्हें याद है। इनके बीच में भी अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंस आ रहा है? 30 डिग्री का। लेकिन बात समझना, इक्वेटर पर जो लाइंस जा रही है, मतलब जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो लाइन जा रही है पोल्स की तरफ, उनके बीच में आपस में कभी भी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स के साथ में लोचा है। कैसे है? देखो देखो, ये प्राइम मेरिडियन, और तुम जानते हो कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स में, और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने। देखो, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, फिर यहां उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और ये जाकर के यहां पर मिल गए। सेम ऐसे किस्सा यहां पर भी होता है। अब इसने कहा कि जो इंडिया लोकेटेड है, इंडिया इक्वेटर से ऊपर लोकेटेड है, इसका मतलब है उनके लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाते जाते तो हम इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो ही जाते हैं, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी और ऊपर चले गए हम तो कहीं ना कहीं उसके जो बीच का डिफरेंस होगा वो कम होगा। ओके, सो देखो इसने पॉइंट ने क्या कहा है यहां पे, यहां ये समझो आप कि दिस इज बिकॉज ऑल द मेरिडियंस मर्ज इनटू अ सिंगल पॉइंट एट अ पोल। इंडिया की जो मैक्सिमम ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट है वो ज्यादा किलोमीटर्स में बड़ी नहीं है, कम है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अगर हम ड्यूरेशन और डिस्टेंस की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 2933 किलोमीटर्स। सी दिस, मैंने बताया भी था अभी 2933, और ये वाला 3214 किलोमीटर। ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट था जो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आज वाला चैप्टर है, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाने की कोशिश की कि थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है, तो आप सिर्फ इसको एज ए थ्योरी पढ़ें, प्रॉब्लम आए तो पूछें। देखिए आगे का टॉपिक देखते हैं अपन। द इंपैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, समझने वाली बात क्या है इसमें? देखिए, हमने जो भी चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं या जो भी लेक्चर्स अभी हमने देखे हैं उन सब में हमने कुछ ना कुछ थ्योरी पढ़ी और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे उसमें से जो बन सकते थे। आपके इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनेगा वो इन ऐसे बनेंगे कि इंपैक्ट क्या होता है लॉन्गिट्यूड का, इंपैक्ट क्या होता है लैटिट्यूड्स का, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अपना क्या इंपॉर्टेंस है, या इक्वेटर का क्या अपना इंपॉर्टेंस है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो इस वाले टॉपिक में आएगा अभी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज 2 बार कैसे शाइन करता है एक ही साल में। ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा किस्सा आपके साथ में यही है कि आप लोग प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को देख लो। आपकी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए आप एक बार इनको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये स्कूल में तो क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और जो बच्चे 10th वाले इनको एनटीएससी के बेस पे देख रहे हैं तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो बन सकते हैं इनसे आप देखते चलो, ठीक है। कंसेप्ट समझ नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे। देखिए भाई,
लैटिट्यूड्स की बात करें, लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन होती है? ये वाली लाइन जो लेटी हुई होती है, सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। तो आप जानते हो कि इंडिया का अगर हम एक्सटेंट देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट है, 84 डिग्री 37 डिग्री, ऐसे ही है ना। अच्छा भाई, आगे इनके बीच में कितना डिग्री आ जाता है? 30 डिग्री टोटल, हमने अभी डिस्कस किया था अर्लियर में। तो देखो इसने कहा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोले तो 23 डिग्री एंड हाफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर? नॉर्थ वाला। इसको लगभग इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से को तो नॉर्दर्न और सदर्न वाले हिस्से को सदर्न पार्ट कहते हैं, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर जाती है। ओके, ये आपका इंडिया और यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरी, और इसके ऊपर वाला हिस्सा तो नॉर्दर्न और इधर वाला सदर्न। गॉट इट। अब देखो भाई, ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ये तो सर हम जानते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा वो बताओ ना। अब तो देखो भाई, क्वेश्चन ये आएगा कि the northern part called the temperate zone and southern part called the tropical zone। ये तो शायद तुम्हें जोन्स जब आपने क्लास 6 में पढ़े होंगे तो याद रहे होंगे, और वहां से आपने याद भी किए होंगे। इसको नहीं याद है तो अभी बताता हूं। क्वेश्चन भैया ये है, सुनना, कि जो साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, वो वाला हिस्सा सूरज की रोशनी को परपेंडिकुलर एक ईयर में 2 बार देखता है, या उसको सूरज की रोशनी परपेंडिकुलर मतलब ठीक सर के ऊपर उसको 2 बार देखने को मिलती है 1 साल में। क्या है ये सेंस? इसका मतलब क्या निकलेगा? तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो हमारे यहां जोन कौन कौन से हैं। हमारे यहां बेसिकली कौन कौन से जोन है, लेट्स सी। ये वाला तो आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे टेम्परेचर कम होता जाता है, और इक्वेटर से नीचे और बढ़ोगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ये बात तुम जानते हो, क्योंकि सूरज की रोशनी यहां तक सीधी नहीं गिरती। आप ये भी जानते हो कि यहां पर तो लगभग 12 घंटे सूरज की रोशनी गिरती है, और जैसे ही अर्थ मूव कर जाती है, रोटेट कर जाती है 180 डिग्री, तो वहां पे अंधेरा हो जाता है। तो यहां पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे लगभग रात होती है। ये बात तुम जानते हो ना, डे एंड नाइट। अच्छा, अब सुनने वाली बात है कि इसने क्या कहा है। इसने बोला कि ये वाला जो हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है बेटा टॉरिड जोन। ठीक है, क्या कहा जाता है? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का कोई दूसरा नाम बताएगा मुझे? टॉरिड जोन का दूसरा नाम क्या है बताओ? ट्रॉपिकल। ओके, इसका नाम क्या है दूसरा? ट्रॉपिकल। अभी देखो यहां लिखा हुआ भी है, देखो मैंने कहा इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा तो टेम्परेट जोन में आता है और साउथ वाला हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ये या तो टॉरिड कह दो या ट्रॉपिकल कह दो। ये कौन सा हो गया? ये वाली लाइन कौन सी है? इट इज ट्रॉपिकल या ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भैया। अच्छा सुनो, बात समझना आप। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्वेश्चन कहता है कि सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ वाले हिस्से में, इक्वेटर से तो ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, वहां साल में 2 बार परपेंडिकुलर दिखता है, जहां पे नो शैडो जोन बन जाता है, मतलब शैडो नहीं दिखे। देखो अगर आप यहां खड़े हो, सूरज आपके सर पर है, तो क्या शैडो बनेगी उसकी? क्या आपकी शैडो बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसने वही कहा कि ये बताओ भैया ऐसा क्यों होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ वाला जो हिस्सा है वहां पे सन 2 बार परपेंडिकुलर दिखता है 1 साल में। इसको समझने के लिए एक छोटा सा और डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है, और इसके अंदर हम इमेजिनरी लाइंस भी बना देते हैं कुछ। ये मान लेते हैं आपकी इक्वेटर हो गई, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। यहां मान लेते हैं सन, ये हमारा सन हो गया, ये आपका हो गया सन। ठीक है, ये है आपका सन। अब इसने कहा कि एक बार तो सन आपको यहां दिखेगा, ठीक है, इक्वेटर पे। अब जब हमारे यहां गर्मी बढ़ती है तो ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सन मूव करेगा, तभी तो गर्मी बढ़ेगी, ऐसा ही तो होगा। तो जो सन था वो पहले तो यहां दिखा, उसके बाद में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ेगा, ये बढ़ गया देखो। तो यहां क्या हो गया? अब यहां पर एक बार सन हमें दिख गया है। कितनी बार?
एक बार इस जगह पर सन आ गया है, इसको लिख देते हैं अपन 1। वंस सन आ गया यहां पे और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाके चमकने लग गया। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? सन कहां चमकने लग गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये चमक गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर जब सर्दियां आने लगेगी, जब गर्मी खत्म हो जाएगी और सन वापस से इक्वेटर की तरफ बढ़ जाएगा और उसको क्योंकि जाना पड़ेगा कहां? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो सन नीचे की ओर मूव करेगा। तो अब वापस से सन कहां आ रहा है? वापस से सन नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ओके, सन अब क्या कर रहा है? वापस से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सन दूसरी बार यहां पर अपनी रोशनी बिल्कुल सीधे गिराएगा, मतलब इस जोन में। आ गया? दोबारा समझ लेना, देखो इसको एक बार, अगर नहीं आया तो समझ। देखो भाई, अगर ये वाला जो हिस्सा है, सूरज यहां है, अगर सूरज यहां है तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पहुंच गया ऊपर फर्स्ट टाइम, और यहां अपनी जो सनशाइन है वो स्प्रेड कर रहा है। लेकिन दूसरे टाइम क्या हुआ? दूसरे टाइम जब वो वापस से अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा तो दूसरी बार भी तो अपनी रोशनी गिराएगा यहां पे। समझ में आया? एक बार तो ऊपर बढ़ते हुए, एक बार तो यहां था, फिर ऊपर बढ़ते हुए एक बार रोशनी गिराई, जब यहां पहुंच गया वापस नीचे आना है तो दूसरी बार फिर गिराएगा। यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि सूरज एक साल में 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अपनी जो सनशाइन है वो गिराता है। अब इसको क्या कहा जाता है? बेसिकली इसको जीरो शैडो डे कहा जाता है, जो 2 बार होता है साल में, एक जब दक्षिणायन का टाइम हो और दूसरा जब उत्तरायण का टाइम हो। कैसे? देखो, वंस ड्यूरिंग द दक्षिणायन, जून 21 से लेकर दिसंबर 22 के बीच में जब दक्षिण की तरफ सूरज बढ़ता है उसको दक्षिणायन कहते हैं, और एक बार तब जब सूरज उत्तरायण की तरफ आता है, मतलब दिसंबर 21 से लेकर जून 21 के बीच में, दिसंबर 22 से जून 21 के बीच में, सॉरी। समझ में आई? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड इट्स नॉर्थ द सन नेवर शाइन्स स्ट्रेट ऑन एनी प्लेस। इंडिया के अगर नॉर्थ की बात करें या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की बात करें, वहां पर सन किसी भी प्लेस पर सीधी रोशनी नहीं गिराता। याद रखें, अगर ये आपका अर्थ, ये आपका इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो सूरज जो होगा मैक्सिमम यहां पर जाएगा और मैक्सिमम यहां पर जाएगा, ना ही तो इसके नीचे जाता है ना ही इसके ऊपर, ना ही वो आर्टिक सर्कल पर और ना ही एंटार्क्टिक सर्कल पे जाता है, कभी नहीं जाता। सीधी रोशनी गिरती ही नहीं उसकी। यही रीजन है कि ये वाले जो जोन होते हैं ये हमेशा ठंडे रहते हैं, ये वाले जोन हमेशा ठंडे रहते हैं। तो समझो, इसने कहा कि वो किसी भी प्लेस पर सीधी रोशनी अपनी नहीं गिराता है। यही कारण है कि टेम्परेचर आर हाई इन अ सदर्न पार्ट और टेम्परेचर इज लेस इन अ नॉर्थ पार्ट। हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाले हिस्से में टेम्परेचर कभी भी ज्यादा नहीं होता, हमेशा वो ठंडा एरिया रहता है, ठंडा इलाका रहता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे अगर सदर्न पार्ट की बात करें तो वो जो जोन होता है वो हमेशा गर्म सा रहता है। ठीक है, चलिए और देखो इसके आगे, ये वाला एनटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भैया, देखना। ठीक है, इस वाले पॉइंट में इसने कहा हमारे यहां पर एक जगह है साउथ में, कन्याकुमारी, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, गाना सुना होगा। तो देखो, कन्याकुमारी जो एरिया है वो इक्वेटर के पास में है, इसीलिए जो डे एंड नाइट है वो लगभग इक्वल सा रहता है। मैक्सिमम डिफरेंस अगर यहां पर देखते हैं तो 45 मिनट का ही आता है। बट एज मूव further towards the north or south to the equator, the difference can be increase or decrease. Okay, इनके डे एंड नाइट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो प्रोग्रेसिवली या तो बढ़ेगा या कम होगा। देखिए, difference between the length of the day and night become progressively larger. In the North Kashmir, it has much as 5 hours as it is far away from the equator. ये बहुत ही सिंपल है। इक्वेटर पे सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधे 12-12 घंटे, लेकिन इक्वेटर से जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो सूरज की रोशनी तिरछी गिरने लगेगी आप पर, और तिरछी गिरेगी तो ऑब्वियसली वहां पे डे कैसा होगा? छोटा होगा। तो ऐसे में डे एंड नाइट के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा हो जाता है कई बार तो कि कश्मीर के अंदर डे एंड नाइट का जो लेंथ है उसके बीच में लगभग 5 घंटे का अंतर हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारी एक जगह कन्याकुमारी इक्वेटर के सबसे पास में है, उस एरिया के सबसे पास में है जहां 12-12 घंटे का डे एंड नाइट होता है, वहां पर बेसिकली कन्याकुमारी के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है इक्वेटर के पास होने के बावजूद भी वो मैक्सिमम 45 मिनट देखने को मिलता है। मतलब
डे जो होगा वो 45 मिनट या तो कम होगा या 45 मिनट ज्यादा होगा, बस इतना ही। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज है तो डे 45 मिनट ज्यादा होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर है सूरज तो वहां रोशनी बिल्कुल ही तिरछी पड़ रही होगी, तब भी डे कैसा होगा, लगभग 45 मिनट ही छोटा होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया और इसका इंपैक्ट क्या। इसका इंपैक्ट आप वैसे भी जानते हो कि लॉन्गिट्यूड को तो टाइम से ही केवल हम डिनोट करते हैं, इसको मेरिडियन कहते हैं, और ये हमेशा टाइम के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारे इंडिया 68 डिग्री एंड 7 मिनट एंड 97 डिग्री एंड 25 मिनट के एक्सटेंट्स पर एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करके बताया था कि 24 घंटे में हम 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे यहां पर जो ये डिग्रीज का डिफरेंस आएगा दैट इज 30 डिग्री, और इनके बीच में टाइम का जो डिफरेंस आएगा मैक्सिमम 2 घंटे का आ जाएगा। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। 30 मिनट को यहां पे 5 डिग्री कहा गया है, 0.5, और अल्टीमेटली निकाला जाएगा तो 330 टोटल मिनट्स आ जाएंगे, जिसको वर्ल्ड क्लॉक पे हम 5 आवर एंड 30 मिनट्स के नाम से प्लस में डिनोट करते हैं। ये बात तुम्हें पता थी और लास्ट लेक्चर में तुमने इसको समझ लिया था। अब इसके बाद नया कुछ टॉपिक देखेंगे हम, और वो है कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ में क्या रिलेशन है। इंडिया का वर्ल्ड के साथ में हमेशा बहुत ही एक स्वीटन रिलेशन रहा, चाहे हम ट्रेड की बात करें, चाहे हम हमारे इन्वेंशंस की बात करें, इनोवेशंस की बात करें, चाहे उनसे हम कोई चीज खरीदते हो या उनको कोई चीज देते हो। द वर्ल्ड वॉज ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। साथ ही इसके इनोवेटिव, इसकी आर्किटेक्चर, इसका हिस्ट्री, इसकी ग्लोरियस रिसोर्सेज एंड ऑल। ओके, सो यहां पर इंडिया और वर्ल्ड का क्या रिलेशन है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 कुछ पॉइंट्स हैं, बच्चों वाली चीजें हैं यार, इतना टाइम नहीं लगाएंगे इस पे, जल्दी जल्दी देखेंगे कि इंडिया कहां है। इंडिया ईस्ट और वेस्ट एशिया के मिड में है, साथ ही हम साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। ओके, ये चीज क्लियर है, होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी तुम्हें। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि अगर हम इंडियन ओशन को देखें तो इंडियन ओशन को बेस बनाया जाता है। अगर आप इंडियन ओशन से ईस्ट की तरफ जाते हो तो आप यूरोपियन कंट्रीज को टच कर सकते हो, और अगर वेस्ट की तरफ जाते हो तो आप बेसिकली जो डेवलपिंग दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस बना सकते हो। और इससे होते हुए अगर आप किसी स्टेट में होते हुए गुजरते हुए चले जाएं तो आप एशिया, मिड एशिया की कंट्रीज के साथ भी जुड़ सकते हो। ये सारी चीजें इसमें बताइए। ओके, आगे देखते हैं। तो जो डेक्कन पेनिसुलर है वो बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर यहां पर है, इंडियन ओशन का ये पार्ट है। अगर इसके वेस्ट साइड में आप चले जाते हो तो इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज को, अफ्रीका को, यूरोप को। और अगर आप इसके ईस्टर्न साइड से बात करते हो, ईस्ट कोस्ट से बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आप ईस्टर्न और सदर्न जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ में कनेक्शन बना सकते हो। ये बताता है पेनिसुलर प्लेट्यू का कहीं ना कहीं अपना खुद का इंपॉर्टेंस। इंडिया की पास में इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, इंडिया की सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में। आप सोचो कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, ये देखो इतना बड़ा कोस्टल एरिया है इंडिया का। इसी कारण से किसी भी कंट्री का इतना बड़ा कोस्ट लाइन ना होने के कारण इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशन में वो एक अपनी इंपॉर्टेंस खुद की बनाती है, और इसी कारण हम जस्टिफाई भी करते हैं कि इस ओशन का नाम हमारे नाम पर क्यों रखा गया। ठीक है, कि इंडियन ओशन का नाम हमारे नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि इतनी बड़ी और किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन नहीं है जितनी बड़ी हमारी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, इंडिया का वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसे रहा। तो भैया आज से नहीं है, हमारा रिलेशन तो कई सारी एजेस से है, मैनी एजेस से वी हैव कंटिन्यूड मेंटेन द रिलेशंस। हमने अलग अलग, चाहे लैंड रूट्स की बात करें, चाहे कोई दूसरे रूट्स की बात करें, हमारे रिलेशन सी रूट के थ्रू हो चाहे लैंड रूट के थ्रू, हमेशा अच्छे रहे हैं दूसरे कंट्री से। बहुत सारे लोग माउंटेन से होते हुए भी हमारे यहाँ आए हैं, एंशिएंट ट्रैवलर्स थे, एंशिएंट ट्रेडर्स थे, ऑल दे हैव रिच्ड हियर थ्रू द माउंटेनियस रूट्स और थ्रू द सी रूट्स।
हमारे यहाँ की फर्टाइल रिवर वैलीज ने हमेशा हेल्प की है कि यहाँ पे जो पेस्ट्रोल नोमैड्स हैं उनको फैलाया जा सके। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं ना जो बेसिकली गांव देहात में रहते हैं और वो अलग अलग जगह पर घूमते हैं, चीज़ें बेचते हैं। आपने देखा होगा एक जगह पर जिनका ठिकाना नहीं होता, जो एक जगह पर रुकते नहीं। क्लास 8 के अंदर आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है नोमैड्स पर, ठीक है। तो उनको हेल्प करी रिवर वैलीज, फर्टाइल रिवर वैलीज, जहाँ जहाँ नदी बहती थी वहाँ वहाँ अपना एक तरीके से बसेरा कर लेते थे। India remained busy in exchange of ideas, commodities since the time of immemorials। क्या है देखिए कि इंडिया हमेशा बिजी रहा अपने आइडियाज को, अपने कमोडिटीज को एक्सचेंज करने में, खरीदने और बेचने में पुराने टाइम से ही। और इंडिया के जो कॉन्टैक्ट रहे वो चाहे वेस्ट एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, सेंट्रल एंड ईस्टर्न कोई सी भी कंट्री रहे, चाहे एशियन हमारे कॉन्टिनेंट की जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के साथ में हमारे तो भैया बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं। साथ ही बौद्धिज्म हमारे यहीं से ट्रेवल्ड हुआ, बौद्धिज्म स्प्रेड किया था, पता है ना अशोका ने आपको। तो अशोका ने जो बौद्धिज्म स्प्रेड किया था वो इंडिया से होते हुए, और अशोका के जो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, द ग्रेट अशोका के जो बच्चे थे, उन्होंने इसको इंडिया से बाहर फैलाने में बहुत मदद करी। तिब्बत पहुंचा, चाइना पहुंचा, इसके बाद जापान पहुंचा, कोरिया पहुंचा, इन सभी जगह पर ये जो बौद्धिज्म है वो फैला और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन के तौर पे, वर्ल्ड रिलीजन के तौर पर ये सामने आया। बात तो बनती है भाई प्राउड फील करने की कि इतनी सारी चीजें हमने दी। मंगोल्स, तुर्किश एंड अरेबियंस हमारे यहाँ पर आए, इवन आयरिश भी हमारे यहाँ आए थे और हमारी कंट्री के आर्किटेक्चर से इतना इंस्पायर हुए कि कुछ ने तो हम पे अटैक ही कर लिया, कुछ ने तो हम पे एक तरीके से रूल ही कर लिया। सारे वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को जीतने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने आज हमारे इस रिलेशंस को और कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री को देखी। अब कुछ पॉइंट और देख लीजिए कि इंडिया का कांटेक्ट कैसा रहा है वर्ल्ड के साथ में एंशिएंट टाइम से और मेडाइवल टाइम से। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ। देखो, अगर मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इंडिया का जो एंशिएंट टाइम था वो कब से कब तक है? 1206 सीई से पहले का, 1206 सीई से पहले का है, उसको तो हम कहते हैं एंशिएंट। दूसरा होता है बेटा मिडाइवल। मिडाइवल टाइम बेसिकली 1206 से लेकर 1757 के बीच में आता है। और एक जो आता है वो आता है मॉडर्न। तो मॉडर्न जो टाइम है हमारा बेसिकली 1757 से लेकर आज प्रेजेंट तक, ठीक है। तो ये बात समझो कि इंडिया का एंशिएंट टाइम और मिडाइवल टाइम जो था, इसमें क्या क्या कनेक्शन रहा वर्ल्ड के किस किस कंट्रीज के साथ। सो द एक्सचेंज एंड आइडियाज यू हैव अर्लियर स्टडीड कि हमारा बहुत अच्छा रहा एंशिएंट टाइम से ही। द आइडिया ऑफ उपनिषदास, रामायणा, पंचतंत्र स्टोरीज और बहुत सारे, चाहे आप नंबर सिस्टम की बात करें, चाहे डेसिमल सिस्टम की बात करें, ये सारी चीजें हमने दी है वर्ल्ड को। अभी जो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये आपको एज ए इंडियन होने पर बहुत प्राउड फील करवाने वाली हैं। देखिए भाई, उपनिषदा का जो ज्ञान है वो हमने दिया, रामायणा महाभारता हमने दिया, पंचतंत्र की स्टोरीज हमने दी, इवन हमने नंबर्स, डेसिमल्स, इस तरह की और भी सारी चीजें, चाहे साइंस फील्ड हो चाहे मैथमेटिक्स फील्ड हो, वी हैव गिवन अ लॉट टू द वर्ल्ड। ओके, हमने बहुत सारी चीजें दी। चाहे हम स्पाइसेस की बात करें, चाहे हम मसलिन की बात करें, ये क्लोथ होता है, साड़ी होती है एक, ठीक है, जो हमारे बंगाल साइड में बहुत ज़्यादा फेमस थी। हालांकि इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ, जो आज बांग्लादेश आप देख रहे हो, वो बांग्लादेश पहले हमारा पार्ट ही हुआ करता था। तो वहाँ पर एक सिल्क से बनने वाला साड़ी था, मखमल से बनने वाला साड़ी था, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज था वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में। सो उसी का टाइप है ये। और चाहे हम दूसरे किसी गुड्स की बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ले जाया जाता है और बहुत ही फेमस है। और देखिए, अगर हम ग्रीक आर्किटेक्चर की बात करते हैं या स्कल्पचर्स की बात करते हैं, तो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा हम उनसे इंस्पायर्ड थे एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अस, ठीक है, वो हमसे इन्फ्लुएंस थे। स्कल्पचर्स की बात करें, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की बात करें, चाहे डोम्स बनाना हो, चाहे फिर और कोई भी चीज, हमने उन सब को इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया। एंड इवन यू कैन सी स्टिल जितने भी, चाहे अशोका के जो डोम्स हैं, अशोका के जो पिलर्स हैं, या आप आज भी कहीं अगर किसी म्यूजियम वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आपको फेरीज बैठी हुई दिखेंगी स्कल्पचर फॉर्म में, असलियत में नहीं,
ठीक है। आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा जो आपको डोम लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे मस्जिद वगैरह में होता है ना ऊपर। तो इस दिल्ली आप जाओगे तो वहां तो बहुत सारा है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हमने ग्रीस से इन्फ्लुएंस होकर के अडॉप्ट किया। तो इसका मतलब ये था कि ग्रीस आर्किटेक्चर यहाँ आए थे, दे हैव गिवन सच थिंग्स टू अस, और कहीं ना कहीं वो हमसे इन्फ्लुएंस है तभी तो हमारी हेल्प करी। तो ऑल सच थिंग्स वी कैन सी इन इंडिया। और ये भी हम देख सकते हैं कि इंडिया कैसे इन्फ्लुएंस था और इंडिया से कितने लोग इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि हमने इतना सारा सब कुछ दिया। ओके, सो ये सारी चीजें थ्योरिकल पार्ट थी। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं आगे, हालांकि अब तो बिल्कुल खत्म होने पर है। यहां पे कुछ मैंने रूट्स बताए हैं आपको। इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवेज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिया का क्या सिचुएशन है, इंडिया कैसे वर्क करता है। ये तो बेटा देखो एयर रूट है, जहां जहां आपको ये रेड लाइंस दिख रही है ये एयर रूट है। यहां से हम हमेशा ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करते हैं। दिल्ली, आपका बॉम्बे, चेन्नई एंड कैलकाटा, ये हमारे यहाँ पे 4 मेजर सिटीज हैं जिससे एयर एक तरीके से रूट हम यूज करते हैं फॉर कमोडिटीज और फॉर ट्रेडिंग। नेक्स्ट अगर आपको यहां देखें तो सी रूट, तो भैया देखो बॉम्बे में सबसे सस्ती चीजें इसीलिए मिलती है क्योंकि डायरेक्टली वो अप्रोच करती है वहां पे। बॉम्बे से कहां जा रही है देखो, दूसरी कंट्रीज तक पहुंच रही है। यहां पर कैलकाटा के अंदर भी बहुत चीज सस्ती मिलती है, चेन्नई में भी बहुत सस्ती मिलती है, और दिल्ली में इसलिए सस्ती मिलती है क्योंकि ये सारी चीजें कहां पहुंचती हैं, दिल्ली। तो ये वो चीजें हैं, ये वो वेज हैं जिसके थ्रू हम कमोडिटीज को एक्सचेंज करते हैं या हमारे रिलेशन हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं विद द अदर कंट्रीज। सो इंडिया और उसके जो एक तरीके से उसके साथ में बिजनेस करने वाले, उसके साथ में रिलेशन रखने वाले या बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज हैं, वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। उसका पहले मैं आंसर देता हूं और फिर उसके बारे में बात करता हूं आगे। कि इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स vastness and the distinct physical and cultural identity. The country has a form of Indian subcontinent just because of कि इंडिया की बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के साथ, इंडिया बीच में कोर में है, फिर नेपाल आ जाता है, नॉर्थ में भूटान आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश आ जाता है। इसका और सिंपल सा आंसर देता हूं कि इंडिया ही वो कंट्री है जिसके पास इतना ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल पोजीशंस हैं। माउंटेन भी दिख जाएंगे, डेजर्ट भी दिख जाएगा, प्लेट्यूज भी दिख जाएंगे, रिवर वैलीज भी दिख जाएंगे, आपको कोस्ट लाइन भी दिख जाएगी, आइलैंड ग्रुप्स भी दिख जाएंगे। तो इतना सारा सब कुछ होने के कारण से ये एक सब कॉन्टिनेंट है। इसके नाम पर ओशियन है। अब कॉन्टिनेंट क्या होता है, जहां बहुत सारी कंट्रीज होती है ना, वही तो होता है। तो हमारी एक एक स्टेट भी अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज का काम कर सकती हैं, उसके बराबर से होती हैं। तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास में, अगर हम इसके नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं पाकिस्तान, कोर में इंडिया, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आपस में घिरे हुए हैं हम, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया ज्योग्राफिकल बहुत सारी पोजीशन से अलग अलग। अगर हम इसकी नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो देखो यहां पर थोड़ा सा चेंज है, मैंने चेंज चला करके नहीं लिखा है लेकिन अब आपको सामने बता दूंगा। देखो भैया, इंडिया के पास में कितने स्टेट्स हैं, आप बोलोगे सर 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। गलत, बिल्कुल गलत। 9 यूनियन टेरिटरीज अब अपने पास में नहीं है, हमारे पास में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अब, ठीक है। देखो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी 2019 में, और 29 स्टेट्स होते थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और जो आपका अभी लद्दाख है उसको हमने यूटी बना दिया। तो पहले 7 होती थी, उसमें 2 ऐड कर दिया हमने तो 9 हो गई। लेकिन जनवरी, ये एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2020 में लॉकडाउन से ठीक पहले क्या किया गया था, जो दादर नगर हवेली है और दमन एंड दीव है उनको एक ही बना दिया गया है। तो अल्टीमेटली कितनी हमारे पास में यूटीज हो गई है बेटा, 8। यहां पर 9 नहीं करोगे आप, क्या करोगे यहां पर 8। ओके, क्लियर है। जनवरी 2020 याद रखें आप, जनवरी 2020 में एक प्रोविजन किया गया और जो 9 यूनियन टेरिटरीज थी उसको कम करके कितना कर दिया बेटा जी, 8। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आज तक बहुत सारे लोग गलत करते आ रहे हैं, और ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। टोटल स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, टोटल यूनियन टेरिटरीज पता होनी चाहिए। यूनियन टेरिटरीज तो पता है ना क्या होती है, जहां पे खुद की गवर्नमेंट नहीं होती, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चलाती है। दिल्ली इसमें एक्सेप्शन केस है, वहां पर उनके लेजिस्लेचर भी है, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज की। नॉर्थ में चाइना है, फिर आपके नेपाल आ जाएगा। लो भाई, चाइना, नेपाल, भूटान, ये हमारे कौन से हैं, नॉर्थ में है। ईस्ट में बांग्लादेश आ जाता है और म्यांमार आ जाता है।
वेस्ट में बात करते हैं तो पाकिस्तान आ जाता है और अफगानिस्तान आ जाता है। देखो अफगानिस्तान का रोल बता देता हूं थोड़ा सा, अफगानिस्तान क्योंकि बहुत कम लोगों को दिखता है। देखो ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला, ये पाकिस्तान और बहुत छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान, तो यहां कुछ जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और आगे आ जाओ भाई, बहुत पीछे चला गया मैं। देखो तो अफगानिस्तान के साथ हो गया। साउथ में हमारे श्रीलंका के साथ एज अ नेबरिंग कंट्री रिलेशंस मेंटेन हमने किए हैं। और अगर हम आइलैंड ग्रुप्स की बात करें तो जो लक्षद्वीप है उसके ठीक नीचे मालदीव्स आ जाते हैं, बहुत ही अच्छी जगह, जाइएगा कभी मौका मिले तो। और अंडमान एंड निकोबार से ज्यादा दूरी पर नहीं है। कौन कौन सी कंट्री? इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। ये सारी क्या है? हमारी बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज हैं। चाहे थाईलैंड की बात कर रहे हैं हम, चाहे आप मलेशिया की बात करें, चाहे आप इंडोनेशिया की बात करें। सो दिस वॉज आर नेबरिंग कंट्री, दिस वॉज ऑल अबाउट आर नेबरिंग कंट्री। अब कुछ एक बार इंटरेस्टिंग नॉलेज की भी बात कर लेते हैं, जो आपको एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिमाग में रखनी है कि जब इंडिया का रिलेशन था यूरोप की बहुत सारे कंट्रीज के साथ, या यूरोपियन जब यहां थे, ब्रिटेन के लोग जब यहां थे और वो यूरोप में अपना सामान बेचा करते थे, तो उनको यहां तक आने के लिए अफ्रीका को क्रॉस करते हुए आना पड़ता था। सोचो आपको कहां से आना है? आपको आना है ब्रिटेन से होते हुए, यूरोप से होते हुए, फिर आपको नीचे पहुंचना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करते हुए, फिर इंडियन ओशन से होते हुए आप पहुंचेंगे इंडिया। बहुत लंबा टाइम लगता था। तो उन्होंने क्या किया, एक एरिया ओपन कर दिया यूरोप के हिस्से का, और उसको कहा गया स्वेज कैनल। वहां से इन्होंने अपने शिप को, जो हम कह सकते हैं जो डॉक्स होते हैं, अपने शिप जिसमें सामान भरा हुआ होता है, उस सामान से भरे हुए शिप्स को आसानी से क्रॉस कराने के लिए कैनल खोल दिया। और जिससे कि क्या हुआ, लगभग 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, वो 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। ये स्टार्ट किया गया था 1869 में। अभी आपको फोटो दिखा दूंगा मैं, तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। 1869 एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वेज कैनल ओपन किया गया, 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया हमारे और यूरोप के बीच का डिस्टेंस। So before 1847 there were two type of states in India. First was provinces and second was princely states. बेटा provinces तो वो होती थी जहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, एंड प्रिंसली स्टेट्स वो होती थी जहां पे लोकल रूलर या फिर राजा या उन राजाओं के थ्रू किसी को अपॉइंट किया हुआ होता था पर्सन, वो उनको एक तरीके से होल्ड करता था वहां पे पावर को। अगर सिंपल फॉर्म में कहूं तो जहां पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे उन टेरिटरीज पे, चाहे वो किसी भी तरीके से उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया हो राज्यों को, तो उनको प्रोविंसेस कहा जाता था। जहां पे नाम मात्र के, नॉमिनल नाम है केवल राजा का, जहां पे सिर्फ राजा थे, और उनको कहा जाता था फिर प्रिंसली स्टेट्स। तो 1947 तक, उसके पहले तक हमारे यहाँ पे राजा और ब्रिटिशर्स रूल करते थे इन स्टेट्स के नाम से। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्वेज कैनल बता देता हूं एक बार कि जो स्वेज कैनल है वो कहां है, तो जिससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी। सो ये है स्वेज कैनल। देखिए पहले ब्रिटेन, यहां पर आ गया आपका ब्रिटेन, ये आ गया आपका यूरोप, यहां से आना पड़ता था, ऐसे जाते थे, ऐसे आते थे, ऐसे इंडिया पहुंचते थे। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर दिया, यहां से एक रास्ता निकाला गया और ये बनाई गई स्वेज कैनल। यहां तक तो पानी आ रहा है, यहां पर ये जुड़े हुए थे, तो यहां पर इसको थोड़ा सा कट किया गया, इस एरिया को थोड़ा ब्रॉडर किया गया और यहां से स्टार्ट किया गया, इसको बना दिया गया स्वेज कैनल। कितना सिंपल था ना। तो स्वेज कैनल बनाने के बाद, स्वेज कैनल का जो एक एरिया था उसको फॉलो करने के बाद हमने 7000 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस था उसको कम कर लिया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। इस तरह से हमने चैप्टर को एंड किया। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको हम पढ़ लेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वैसे तो मैंने बता दिया, वो और देख लेंगे एक बार से। इसके बाद में हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन से चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। डाउट आ रहे हैं तो डाउट पूछने हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पर्सनल भी कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैप्टर खत्म, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।